प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये ऑनलाइन क्लासेस परोपकार क्लासेस राहुल सर के निर्देशन में संचालित की जा रही हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर रन करेंगी। और इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस में मैं रवि शर्मा बायोलॉजी आपके लिए पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जो इंट्रोडक्शन को लेकर के है। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। जैसे कि हम जानते हैं, बायोलॉजी, जिसको हम हिंदी में जीव विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, तो ये बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा के अंदर इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सजीव। और सजीव के अंदर हम एक तो पादप और दूसरा जंतु, इन दोनों को सम्मिलित करते हैं। तो सजीव के अंदर पादप और जंतु दोनों को रखा गया है। इसके अलावा सबसे मेन पॉइंट आता है बायोलॉजी के अंदर कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को दिया गया था। और ये बायोलॉजी शब्द 1802 के अंतर्गत दिया गया था। इसके बाद में बायोलॉजी के अंदर जब हम पादप और जंतु दोनों का ही अध्ययन करते हैं, तो बायोलॉजी के अंदर इनकी संख्या अधिक होने के कारण इस बायोलॉजी की शाखाएं बनाई गई। तो बायोलॉजी की दो ब्रांचेस या दो शाखाएं हैं, जिनमें से सबसे पहली शाखा है बॉटनी, जिसको हम वनस्पति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी शाखा है जूलॉजी, जिसको हम जंतु विज्ञान या फिर हम इसको प्राणी विज्ञान भी कह सकते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर दो ब्रांचेज हो गई, एक तो हो गई बॉटनी और दूसरी हो गई जूलॉजी। अगर हम बॉटनी की बात करते हैं, तो बॉटनी के अंदर हम केवल पादपों का ही अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। लेकिन जूलॉजी के अंतर्गत हम केवल जंतुओं का ही अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। लेकिन अगर बात की जाए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर हम प्लांट्स का भी अध्ययन करेंगे और प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स का भी अध्ययन करेंगे। तो बायोलॉजी तो प्लांट्स और एनिमल के अध्ययन करने का विज्ञान होता है, लेकिन बॉटनी के अंदर हम केवल प्लांट्स का ही अध्ययन करेंगे और जूलॉजी के अंदर केवल हम जंतु या प्राणियों का ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अगर फादर ऑफ बायोलॉजी की बात की जाए, फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक की बात की जाए, तो जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना गया है। इसी प्रकार से अगर हम बॉटनी के जनक की बात करते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रस्टस को। तो थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इंडियन फादर की बात करते हैं, इंडियन फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के भारतीय जनक के बारे में बात करते हैं, तो इसका नाम है विलियम
रॉक्सबर्ग, इसको वनस्पति विज्ञान का भारतीय जनक कहा जाता है। इसी प्रकार से एक नया पॉइंट इसके अंदर जोड़ा गया है। अगर हम बॉटनी के मॉडर्न फादर की बात करें तो इसका बॉटनी का मॉडर्न फादर कहा जाता है कैरोलस लीनियस को, कैरोलस लीनियस। तो ये तो तीनों फादर्स के बारे में बात होगी बॉटनी के। इसके अलावा अगर हम जूलॉजी के फादर की बात करते हैं तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, तो इसके अंदर भी अरस्तु का ही नाम लिया जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को। तो ये तो बात हो गई ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की, जिसके अंदर हमने दो ब्रांचेस बता दी, एक तो बॉटनी हो गई और एक हो गई जूलॉजी। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो बायोलॉजी के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वो सेल से रिलेटेड होता है, मतलब कोशिका से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है। तो बायोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले आज सेल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम कोशिका के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो शरीर होता है इसको बनाने के लिए किसी न किसी एक हमें आधार की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी शरीर को, भले ही वो शरीर पादप का सही या किसी भी जंतु का सही, तो शरीर का निर्माण करने के लिए हमें एक आधार चाहिए, और शरीर का निर्माण करने का हमारा आधार होता है कोशिका। इसलिए कोशिका को शरीर की आधारभूत इकाई भी कहा गया है, आधारभूत इकाई, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कोशिका को शरीर की संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है, संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके अलावा कोशिका को शरीर की क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जाना जाता है, फंक्शनल यूनिट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके अलावा कोशिका को शरीर की सूक्ष्मतम इकाई भी कहा जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट के नाम से भी हम किसको जानते हैं? कोशिका को जानते हैं। इसी के साथ अगर हम कोशिका को लेकर के चल रहे हैं तो कोशिका का अध्ययन हम दो ब्रांचेज के अंदर करते हैं। एक तो ब्रांचेज है इसकी सेल बायोलॉजी, और एक ब्रांच है इसकी साइटोलॉजी। जैसा कि दोनों का नाम दिख रहा है, सेल बायोलॉजी को हम कोशिका जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, लेकिन साइटोलॉजी को हम कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं, कोशिका विज्ञान। तो सेल बायोलॉजी तो एक ब्रॉड ब्रांच हो गई, एक बड़ी शाखा है, लेकिन साइटोलॉजी एक ऐसी सूक्ष्म शाखा है जिसके अंदर हम केवल कोशिका की संरचना एवं इसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। तो अगर हमें कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन करना है तो वो साइटोलॉजी के अंदर किया जाएगा। अगर इससे ऊपर हमें कोशिका की समस्त जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें सेल बायोलॉजी का अध्ययन करना होता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो हम साइटोलॉजी को अगर लेकर के चलें तो साइटोलॉजी के अंदर हम कोशिका की संरचना और इनके कार्यों के बारे में देख रहे हैं। साइटोलॉजी, जिसको हम कोशिका विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो इस साइटोलॉजी के अंदर हम तीन जनक के बारे में देखते हैं।
सबसे पहला पॉइंट आता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो कोशिका विज्ञान का जनक या फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ये फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इंडियन फादर की बात करते हैं, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो इनका नाम है A.K. शर्मा। इनको हम इंडियन फादर के नाम से जानते हैं। अगर साइटोलॉजी के मॉडर्न फादर की बात की जाती है, मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो इसका नाम है C.P. स्वानसन। तो C.P. स्वानसन को मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद में साइटोलॉजी के अंदर अगर आगे बढ़ा जाता है तो इसके अंदर हम कोशिका के साइज के बारे में बात करते हैं कि जो कोशिका का आकार होता है वो कितना हो सकता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी सेल साइज के ऊपर से पूछे जाते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो एक कोशिका का जो सामान्य आकार है, सामान्य आकार, तो कोशिका का सामान्य आकार 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन तक हो सकता है। ये तो नॉर्मल साइज के बारे में बात हो गई। अगर साइज के अंदर भी अगर हम सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात करते हैं, सबसे छोटी कोशिका, तो यहां पर एक कंफ्यूजन रहता है। सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है माइकोप्लाज्मा, और इसकी एक जाति का नाम है लेडलेवाई। ये सबसे छोटी कोशिका के नाम से जाना जाता है माइकोप्लाज्मा लेडलेवाई, और इसका जो साइज बताया गया है वो 0.1 माइक्रोन बताया गया है। लेकिन कई किताबों में यहाँ पर एक नाम भी दे रखा होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। दोनों माइकोप्लाज्मा हैं लेकिन दोनों की जाति अलग अलग है। ऊपर वाला माइकोप्लाज्मा लेडलेवाई है जिसका साइज 0.1 माइक्रोन बताया गया है, लेकिन माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का जो साइज है वो 0.2 माइक्रोन होता है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो माइकोप्लाज्मा लेडलेवाई है ये मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी का मतलब सेप्रोफाइट होता है ये, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है ये परजीवी होता है। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है, तो लेडलेवाई तो मृतोपजीवी हो गया और गैलीसेप्टिकम कैसा है? परजीवी। अगर इन दोनों की भी बात की जाती है तो सबसे छोटी कोशिका के अंदर माइकोप्लाज्मा लेडलेवाई का नाम आता है जिसका साइज 0.1 माइक्रोन है। इसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं इसी कोशिका को लेकर के, तो कोशिकाओं में अगर हम पादप की बात करते हैं तो पादप के अंदर, अब पादप दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कोशिकीय पादप भी हो सकता है और बहुकोशिकीय पादप भी हो सकता है। तो एक तो पादप हो गया एक कोशिकीय, एक पादप हो गया बहुकोशिकीय, और दोनों की हमें कोशिका की बात करनी है। तो अगर हम एक कोशिकीय सबसे बड़ी पादप कोशिका की बात करें, एक कोशिकीय सबसे बड़ी पादप कोशिका, तो इसके अंदर नाम आता है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया।
इसको एक कोशिकीय सबसे बड़ी पादप कोशिका के नाम से जाना गया है और इसका जो साइज बताया गया है लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास इसका साइज बताया गया है। इसी प्रकार से यदि हम बहुकोशिकीय सबसे बड़ी पादप कोशिका की बात करते हैं तो इसका नाम आता है बोहेमिया। बोहेमिया, जिसको हम रेमी तंतु के नाम से भी जानते हैं, रेमी फाइबर या रेमी तंतु के नाम से। और इस कोशिका का जो साइज बताया गया है लगभग 55 सेंटीमीटर के आसपास इस कोशिका का साइज होता है। तो पादप के अंदर एक कोशिकीय सबसे बड़ी कोशिका हो गई एसिटाबुलेरिया, और बहुकोशिकीय अगर पादप की बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका होती है बोहेमिया की, जिसको हम रेमी फाइबर या रेमी तंतु के नाम से जानते हैं, और ये 55 सेंटीमीटर साइज की होती है। अब पादप के बाद में अगर जंतु की बात की जाती है, एनिमल्स की, तो जंतुओं के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका बताया गया है, सबसे बड़ी कोशिका, तो जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका कहा गया है ऑस्ट्रिच एग को, जिसको हम शुतुरमुर्ग का अंडा बोलते हैं। इसको जंतुओं के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कहा गया है और इसका जो साइज बताया गया है 15 या 17 सेंटीमीटर के आसपास इसका साइज बताया गया है। तो ये जंतुओं के अंदर हो गया। इसी प्रकार से जंतुओं में एक पॉइंट और आता है, ये तो जंतुओं की सबसे बड़ी कोशिका है, इसी प्रकार से जंतुओं के अंदर ही सबसे लंबी कोशिका भी पूछी जाती है, सबसे लंबी कोशिका। तो जंतुओं के अंदर जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका को कहा गया है। तंत्रिका कोशिका को सबसे लंबी कोशिका कहा गया है जंतुओं के अंदर, या इसको हम एक शब्द में कहना चाहें तो इसको हम न्यूरॉन भी कह सकते हैं। न्यूरॉन को सबसे लंबी जंतु कोशिका के नाम से जानते हैं और इसका जो साइज है वो 1 से 1.5 मीटर तक हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट तो हो गए कोशिका से रिलेटेड, जिसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात कर ली हमने। इसके बाद में साइज के बाद में हम एक मेन जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं, जिसको हम कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कोशिका सिद्धांत में से, तो जिसको हम सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो कोशिका सिद्धांत को 1838 और 1839 इस ईयर के अंदर दिया गया था। 2 ईयर लिखने का हमारा मतलब केवल यही है कि इस कोशिका सिद्धांत को देने वाले 2 वैज्ञानिक थे, एक थे स्लाइडेन और एक थे स्वान। स्लाइडेन जो साइंटिस्ट थे वो बॉटनी से रिलेटेड थे और जो स्वान साइंटिस्ट थे वो जूलॉजी से रिलेटेड थे। दोनों ही साइंटिस्ट ने अपने अपने फील्ड में अलग अलग डिस्कवरी की और डिस्कवरी का जो रिजल्ट आया वो इनको एक समान प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों के सम्मान में इनकी डिस्कवरी को हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। स्लाइडेन ने 1838 में खोज की थी और स्वान ने 1839 में, इसलिए सेल थ्योरी को हम 1838 और 1839 ईयर के माध्यम से जानते हैं। सेल थ्योरी होती क्या है? तो स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी के अंदर एक बात बताई थी, जैसे कि हम जानते हैं जो कोशिका होती है, इस कोशिका से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। इसी पॉइंट को इन दोनों वैज्ञानिकों ने सेल थ्योरी के माध्यम से बताया था। तो इन्होंने सेल थ्योरी में ये कहा है कि जो शरीर होता है, अब भले ही शरीर पादप का सही या किसी भी जंतु का सही, तो जो शरीर है ये शरीर कोशिका या इसके विभिन्न उत्पाद से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये जो एक लाइन है यही सेल थ्योरी को बताती है।
कि किसी भी पादप या जंतु का जो शरीर होता है वो कोशिका या इसके विभिन्न उत्पादों से मिलकर के बना हुआ है। इसको हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। लेकिन स्लाइडेन और स्वान ने यहाँ पर एक कमी कर गए थे। इन्होंने ये तो बता दिया कि जो शरीर का निर्माण है कोशिका या कोशिका के विभिन्न उत्पादों से होता है, लेकिन ये दोनों ये नहीं बता पाए कि जो कोशिका है इस कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। मतलब कोशिका के ओरिजिन के बारे में ये नहीं बता पाए कि कोशिका किस प्रकार से उत्पत्ति हो रही है। ये तो बता दिया कि शरीर जो होता है वो कोशिका या कोशिका के विभिन्न उत्पादों से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि कोशिका है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से की जा रही है। तो सेल थ्योरी की ये कमी हो गई और इसी कमी को दूर करते हुए 1855 ईस्वी में एक नए साइंटिस्ट आए जिनको हम रूडोल्फ विर्चोव के नाम से जानते हैं। रूडोल्फ विर्चोव। इस साइंटिस्ट ने 1855 में ये जो सेल थ्योरी थी जो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दी गई थी, इस कमी को दूर किया और इस कमी को दूर करने के साथ साथ इसने अपना एक पॉइंट भी इसके साथ में जोड़ा, क्योंकि एक पॉइंट तो पहले से ही चला आ रहा था। तो जो रूडोल्फ विर्चोव की थ्योरी है जिसको हम मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इस मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर 2 पॉइंट बताए गए। पहला पॉइंट तो वही लिया गया जो पुरानी सेल थ्योरी का था कि जो पादप और जंतुओं का जो शरीर होता है ये कोशिका या इसके विभिन्न उत्पादों से मिलकर के निर्मित होता है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा जो कमी थी उत्पत्ति के बारे में, इस कमी को दूर करते हुए रूडोल्फ विर्चोव ने एक नया पॉइंट जोड़ा कि जो कोशिका होती है इस कोशिका की जो उत्पत्ति है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। मतलब जैसे कोई भी एक कोशिका है, इस कोशिका का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो इस कोशिका की उत्पत्ति से पहले स्थित जो कोई भी कोशिका थी उस कोशिका से इसकी उत्पत्ति की जा रही है। तो इसको हम मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। और रूडोल्फ विर्चोव ने इस पॉइंट को अपने माध्यम से बताया था ओमिनस सेलुला ई सेलुला। तो ओमिनस सेलुला ई सेलुला का मतलब भी यही होता है कि जो कोशिका है इस कोशिका की उत्पत्ति उससे पूर्व स्थित किसी भी कोशिका से की जा रही है। इसको हम ओमिनस सेलुला ई सेलुला के नाम से जानते हैं। तो ये होगी सेल थ्योरी की बात। अब इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो सेल थ्योरी के बाद में अब पॉइंट आता है कोशिका से रिलेटेड ही कि जो कोशिका है ये कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो अगर उत्पत्ति की बात की जा रही है, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर कोशिका को 2 भागों के अंदर विभक्त किया गया है, जिसमें पहला भाग है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हम हिंदी में असीम केंद्र की कोशिका बोलते हैं। और जो दूसरा प्रकार है उसे हम यूकैरियोटिक के नाम से जानते हैं, यूकैरियोटिक सेल, जिसको हिंदी में ससीम केंद्र की कोशिका कहा गया है। तो ओरिजिन के बेसिस पर कोशिका के 2 प्रकार हो गए, एक तो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा हो गया इसका यूकैरियोटिक सेल। अगर हम इन दोनों सेल को देखें तो दोनों ही के नाम के एंड में कैरियोटिक शब्द लगा हुआ है। तो दोनों को समझने से पहले हमें इनका शाब्दिक अर्थ समझना है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है।
जैसे अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये जो शब्द है प्रोकैरियोटिक दो भागों से मिलकर के बना हुआ है, प्रो प्लस कैरियोटिक। इसी प्रकार से यूकैरियोटिक भी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, यू प्लस कैरियोटिक। अब प्रो प्लस कैरियोटिक के अंदर जो कैरियोटिक शब्द है या इसको हम कैरियन के नाम से भी जानते हैं, तो कैरियोटिक का यहां पर जो अर्थ निकाला गया है वो होता है न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। इधर भी कैरियोटिक का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक शब्द है इसमें कैरियोटिक का मतलब तो हो गया केंद्रक, लेकिन जो प्रो शब्द है इस प्रो शब्द का अर्थ होता है प्रिमिटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं आद्य। तो प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल होती है जिसका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, प्रिमिटिव या आद्य प्रकार का होता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो यू शब्द है इसका मतलब होता है वेल डेवलप्ड या पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित। तो यूकैरियोटिक सेल का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, ऐसी कोश का जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित हो, उसको हम किस नाम से जानते हैं, यूकैरियोटिक सेल के नाम से। तो शाब्दिक अर्थ तो दोनों के समझ में आ गए। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी कोश का जिसका केंद्रक कैसा हो, प्रिमिटिव टाइप का या आद्य प्रकार का हो, उसको तो हम प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानेंगे। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, ऐसी सेल जिसका केंद्रक कैसा हो, पूर्ण विकसित हो, वेल डेवलप्ड हो, उसको हम यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। शाब्दिक अर्थ तो समझ में आ गया, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आता है कि आद्य केंद्रक या प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसको कहेंगे और एक पूर्ण विकसित केंद्रक या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हम किसको कहेंगे। तो इन दोनों पॉइंटों को अभी हमें समझना है। जैसे अगर हम किसी भी एक प्लांट सेल को या एनिमल सेल को बनाते हैं, जैसे हमने कोई भी एक एनिमल सेल बनाई, तो एनिमल सेल के अंदर जो सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, या कोश का झिल्ली भी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद में सेंटर में एक गोल संरचना पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रक। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली के नाम से जानेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप के अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ है और इस तरल पदार्थ को हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में इसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर भी एक तरल भरा हुआ है, इसको हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो शाब्दिक अर्थ तो दोनों के क्लियर हैं, कैसा केंद्रक जो आद्य प्रकार का वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा और ऐसा केंद्रक जो पूर्ण विकसित हो वो यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा। लेकिन अभी दोनों में कंफ्यूजन है कि आद्य केंद्रक क्या होता है और एक पूर्ण विकसित केंद्रक हम किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्ण विकसित केंद्रक की बात करते हैं। इसके अंदर हमने किसी भी एक एनिमल सेल को ले रखा है। तो इस एनिमल सेल के अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ है, ये तरल पदार्थ और जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो तरल पदार्थ है जिसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, दोनों को अलग करते हुए एक झिल्ली पाई जा रही है और इस झिल्ली को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली के नाम से जान रहे हैं। तो एक पूर्ण विकसित केंद्रक उसको कहेंगे
जिसके अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों केंद्रक झिल्ली के माध्यम से अलग रहते हैं। तो इसको तो किस नाम से जानेंगे? पूर्ण विकसित केंद्रक के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर आद्य केंद्रक की बात की जाए तो आद्य केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जब हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर कर दिया, गायब कर दिया, तो अब देखो इससे क्या हुआ। अब तुम इन दोनों द्रव के मध्य में कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि साइटोप्लाज्म कौन सा है और न्यूक्लियोप्लाज्म कौन सा है। तो अब ये पूरा एक ही द्रव्य कहलाएगा। इसलिए प्रिमिटिव न्यूक्लियस वह न्यूक्लियस होता है जिसमें स्पष्ट जो केंद्रक झिल्ली होती है ये एब्सेंट होती है या अनुपस्थित होती है। इसके आधार पर हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, पहला पॉइंट। इसके बाद में दूसरा, अगर दोनों के अंदर अंतर देखा जाए, जैसे ये केंद्रक झिल्ली है, इस केंद्रक झिल्ली के अंदर का जो द्रव्य है, इस द्रव्य के अंदर धागे रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो जो पूर्ण विकसित केंद्रक होता है इसके अंदर गुणसूत्र की उपस्थिति पाई जाएगी। लेकिन अगर हम आद्य केंद्रक की बात करें तो आद्य केंद्रक के अंदर गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं। और गुणसूत्र की अनुपस्थिति का कारण क्या होता है? क्योंकि पूर्ण विकसित केंद्रक के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये डीएनए के साथ में मैच करती है और मैच करके इससे गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण तो किसका निर्माण हो गया? गुणसूत्र का निर्माण हो गया। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती नहीं है, और जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी तो ये डीएनए के साथ में बाइंड नहीं करेगी, जुड़ेगी नहीं, और जब इसके साथ में जुड़ेगी नहीं तो गुणसूत्र का निर्माण भी नहीं होगा। तो दूसरा डिफरेंस क्या हुआ दोनों सेल के अंदर? जो यूकैरियोटिक सेल होगी इसके अंदर तो आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में पाया जाएगा? गुणसूत्रों के रूप में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है किस रूप में पाया जाता है? केवल डीएनए के रूप में पाया जाता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि इसके अंदर कौन सी प्रोटीन अनुपस्थित होती है? हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। इसके अलावा जो तीसरा मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर सभी प्रकार के कोशिकांगों की उपस्थिति होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ईआर है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ये जितने भी कोशिकांग हैं सभी के सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। मतलब ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना गोल्जी बॉडी होगी, ना इसके अंदर ईआर होगा, ना राइबोसोम। तो इस प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर कोशिकांगों की अनुपस्थिति होती है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम अपवाद के रूप में भी लेके चलते हैं कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर उपस्थित होता है। तो इसका नाम है राइबोसोम। तो राइबोसोम अकेला ऐसा कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम की उपस्थिति होती है वो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम की उपस्थिति होगी ये राइबोसोम 80S प्रकार का होगा। तो भले ही अपवाद के रूप में हम राइबोसोम को लेकर के चलते हैं कि दोनों ही सेल के अंदर राइबोसोम उपस्थित होता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर भी क्या हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये कौन सा होगा? 70S टाइप का होगा, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये किस टाइप का होगा?
80 एस टाइप का होगा। तो ये 3 मेन डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। लेकिन अगर इसमें ज़्यादा पॉइंट्स देखे जाते हैं तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं, और इस चार्ट का अध्ययन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए आप हमारी रेगुलर क्लासेस को देखें, जिससे आपको जो ज्ञान है वो अच्छा प्राप्त होगा। और सभी से अनुरोध है कि रेगुलर अपना YouTube चैनल जो है उसको सुचारू रूप से देखते रहें। धन्यवाद।